गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन। इसके पहले हम लोग कक्षा 7 यूपी बोर्ड का बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत हमारा इतिहास और नागरिक जीवन पाठ 6 को पढ़ चुके हैं और आज हम लोग अभ्यास करेंगे। अभ्यास मतलब प्रश्न उत्तर, प्रश्नों के उत्तर हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए है और फिर सल्तनत काल के फारसी तथा हिंदी के कवियों और लेखकों के नाम लिखिए। ये आपका प्रश्न है और आपका उत्तर है जैसे सल्तनत काल के फारसी कवि और सल्तनत काल के हिंदी कवि। हिंदी के जो कवि हैं उनका नाम और फारसी के जो एक तरफ है जैसे फिरदौसी, अलबरूनी, अमीर खुसरो, ये तो आपके फारसी के कवि हैं। और सल्तनत काल के हिंदी के कवि जो हैं नरपत नाल हैं, गोरखनाथ हैं, मलिक मोहम्मद जायसी और कबीर। और एक आपके ऐसे कवि हैं जिनका नाम आप हिंदी और फारसी, जैसे अमीर खुसरो फारसी एवं हिंदी दोनों के भाषा के कवि थे। और फिर इसके बाद आपका प्रश्न है सल्तनत काल में बनी प्रमुख इमारतों की विशेषताएं लिखिए। तो इसमें आप उत्तर आपका है ईरानी व तुर्क कारीगर जब भारत आए तो अपने साथ इमारत बनाने की एक नई विधि भी लाए। सल्तनत कालीन इमारतों की 3 खास बातें थी, मेहराब, गुंबद और मीनारें की सभी इमारतों में देखी जा सकती हैं। कुछ इमारतों में कुरान की आयतें भी लिखी गई हैं। अब ये अगला प्रश्न आपका है सूफी मत की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। सूफियों ने, उत्तर आपका है कि सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना और अपने बुरे कामों पर पश्चाताप करना अल्लाह को पाने का सही तरीका है। सूफी मत एक ईश्वर में विश्वास करते थे। शांति, अहिंसा एवं सहिष्णुता एवं मानवता के प्रति प्रेम की भावना में भी उनका अटूट विश्वास था। सूफी संतों से हिंदू और मुसलमान दोनों ही अत्यधिक प्रभावित हुए। अब आपका अगला प्रश्न है घ, जिसमें आप देख रहे हैं कि भक्ति काल के प्रमुख संतों के नाम बताइए। जो भक्ति काल के प्रमुख संत हैं उनके नाम हैं। उत्तर में आपका है भक्ति काल के कुछ प्रमुख संतों के नाम है जैसे कबीर, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, दादू, रैदास, तुकाराम, रामानंद, वल्लभाचार्य, मीराबाई आदि कवि आपके भक्ति काल के हैं। फिर अगला आपका प्रश्न है अंग, सल्तनत काल में उद्योग एवं व्यापार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एक टिप्पणी संक्षिप्त लिखना है कि उस काल में, सल्तनत काल में जो व्यापार, सल्तनत काल में व्यापार का विकास शुरू हुआ जिससे शहर और शहरी जीवन का और विकास हुआ। बंगाल और गुजरात के शहर अपने उत्तम कपड़ों और सोने तथा चांदी के काम के लिए प्रसिद्ध थे। बंगाल का सुनार गांव और ढाका कच्चे रेशम और मलमल के लिए प्रसिद्ध। वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन 13वीं-14वीं शताब्दी में मुसलमानों द्वारा भारत में लाए चरखे द्वारा हुआ। चरखे का चलन आरंभ होने से कपड़े के उत्पादन में बहुत सुधार हुआ। लाल सागर और फारस की खाड़ी के आसपास के देशों के साथ होने वाले व्यापार में भारतीय कपड़े की धाक पहले ही जम चुकी थी। पेड़ पौधों और खनिज स्रोतों से प्राप्त विभिन्न रंगों से रंगाई का कार्य किया जाता था। उस काल में भारतीय कपड़े चीन को भी निर्यात किए जाते थे। इस काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से किया जाता था। भारत कुछ वस्तुओं का निर्यात करता था, इसमें चर्म व धातु से बनी वस्तुएं तथा फारसी डिजाइन आधारित गलीचे प्रमुख थे। भारत पश्चिमी एशिया से उच्चकोट के कपड़े, कांच के बर्तन, बहुमूल्य धातुएं, घोड़े तथा चीन से कच्चा रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन आयात करता था। अब यहाँ चप का जो प्रश्न है, सल्तनत काल में कहाँ की तलवारें प्रसिद्ध थी? आपका उत्तर है सल्तनत काल में बनारस और सौराष्ट्र की तलवारें प्रसिद्ध। फिर अगला प्रश्न है आपका 6, सल्तनत कालीन प्रशासन का वर्णन कीजिए। सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सारी राजनैतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता उसी में निहित थी। वह राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था। इस तरह वह प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार था। सुल्तान ही सेना का प्रधान होता था। कानून और न्याय करना भी उसी का दायित्व था। इस कार्य के लिए वह
न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। उसके किसी भी पदाधिकारी के अन्याय के खिलाफ उससे सीधे अपील की जा सकती थी। न्याय करना शासक का महत्वपूर्ण दायित्व था। अगला आपका प्रश्न है जो है संत एवं समाज सुधारकों ने भक्ति आंदोलन क्यों चलाया? उत्तर है आपका तुर्क और अफगान जो अपने साथ धार्मिक विचार और संस्कृति लाए, उसका भारतीय समाज एवं विचारधारा पर प्रभाव पड़ा। जात प्रथा की कठोरता, ऊंच नीच का भेदभाव तथा बाहरी आडंबर के कारण भारतीय समाज में कुछ दोष आ गए। अतः सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और समाज को सुसंगठित करने के लिए कुछ समाज सुधारकों ने जनता में परस्पर प्रेम तथा सद्भाव को बढ़ाने का प्रयास किया। इन्होंने धार्मिक कर्मकांडों की अपेक्षा भक्ति भाव से ईश्वर की उपासना करने को श्रेष्ठ बताया। इस प्रकार धार्मिक सहिष्णुता की भावना को बल मिला। संतों एवं समाज सुधारकों द्वारा चलाया गया इस प्रकार का आंदोलन भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन भक्त संतों में कबीर, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, दादू, रैदास, तुकाराम, रामानंद, वल्लभाचार्य, मीराबाई आदि प्रसिद्ध थे। अब आपका अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, क्यों? उत्तर आपका है दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ 1206 ईस्वी में तथा अंत 1526 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार भारत में सुल्तानों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सारी राजनीतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता उसी में निहित थी। वह राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था। इस तरह वह प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार था। सुल्तान ही सेना का प्रधान होता था। कानून और न्याय की व्यवस्था करना भी उसी का दायित्व था। इस कार्य के लिए वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। उसके किसी भी पदाधिकारी के अन्याय के खिलाफ उसे सीधे अपील की जा सकती थी। न्याय करना शासक का महत्वपूर्ण दायित्व था। अब आपका प्रश्न नंबर 2 है जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों वाक्यों के समक्ष सत्य अथवा असत्य लिखे हैं। आपको यह बताना है कि सत्य है कि असत्य है। जैसे क है सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, तो सत्य है। युद्ध में सेना और धन की आवश्यकता नहीं होती, यह असत्य है। अब अगला प्रश्न है आपका ग जो सत्य में सुल्तान सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, सत्य है। और घ पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी, सत्य है। सल्तनत काल में किसानों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा था, यह असत्य है। फिर इसके बाद टिप्पणी लिखना है आपको। प्रश्न नंबर 3 में टिप्पणी लिखना है। तो टंके और जीतल है, इक़्तिदार है, मुकद्दम या चौधरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टंका और जीतल क्या था। टंके और तांबे की जीतल नामक मुद्राओं का निर्माण सल्तनत काल में दिल्ली में सुल्तानों द्वारा कई शाही कारखाने शुरू कराए गए थे। टंके की मुद्रा चांदी की तथा जीतल तांबे की बनी होती थी। फिर इसके बाद इक़्तिदार के बारे में जो टिप्पणी आई देखने रहे। ख है इक़्तिदार। सल्तनत काल में समस्त देश अनेक प्रांतों में विभक्त था। पहले इन्हें इक्ता और बाद में विलायत कहा गया। प्रत्येक प्रांत का अधिकारी गवर्नर होता था, जो इक़्तिदार और बाद में मुफ्ती या वली कहलाता था। उसे सुल्तान नियुक्त करता था। वह सुल्तान के प्रति उत्तरदायी होता था। वह प्रांत में कानून व्यवस्था बनाए रखता था। उसे सैन्य एवं प्रशासनिक योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाता था। उसके अधीन घुड़सवार, फौजी दस्ते तथा पैदल सैनिक रहते थे। वह आपराधिक मामलों के विवादों में न्यायाधीश का कार्य करता था। वह कर संग्रह में सहायता प्रदान करता था। ये आपका यहाँ प्रश्न का जो टिप्पणी लिखना है वो खत्म हुआ। फिर ग है मुकद्दम या चौधरी। सल्तनत काल में प्रत्येक सिख को परगनों में बांटा जाता था। गांव के समूह को परगना कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांव का मुखिया मुकद्दम या चौधरी कहलाता था। वह समस्त ग्रामीण प्रशासन के लिए उत्तरदायी था। भू राजस्व निर्धारण वसूली के साथ राजस्व संबंधी सभी कागजात वह रखता था। गांव की सुरक्षा का कार्य गांव के चौकीदार का होता था। गांव के तीनों अधिकारी वंशानुगत होते थे। वंशानुगत मतलब उनके अगर पिता हैं तो उनके बेटे होते थे। इन्हें वसूले गए भू राजस्व का एक भाग प्राप्त होता था। गांव का प्रशासन ग्राम पंचायतों के माध्यम से होता था। इसीलिए मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्तर पर प्राचीन परंपराएं यथावत रही। अब यहाँ हम सही जोड़े हमको मिलाना है। प्रश्न नंबर 4 में सही जोड़े कैसे हम मिलाते हैं। जैसे आपका मच्छेंद्र है तो ये तो चिकित्सक हैं, और जोग जो हैं ये शल्य चिकित्सक थे, और वर्णी जो आपके प्रसिद्ध विद्वान थे,
और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये आपके सूफी संत थे। अब इस अभ्यास प्रश्न को मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड बाय।